नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ, मेरी, आपकी और हम सबकी, जिसके भीतर हम हैं और हमारे भीतर कहानियाँ। प्रस्तुत है मेरी स्वरचित कहानी वो भी। सुबह के 8 बज रहे थे। मार्च के महीने में 8 बजे की धूप ही उसे बहुत तेज लग रही थी। वह तेज कदमों से चलते हुए एक घर के सामने आकर रुक गई और आवाज लगाई, आ जाओ जिज्जी। और वहीं चौतरी पर बैठ गई। चंदर की माँ को वह इसी नाम से बुलाती थी। शादी के 4 साल बाद भी जब कमला को बच्चा नहीं हुआ तो वही एकमात्र महिला थी जिसने उसे सलाह दी कि तुम दोनों सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराओ। परिणाम स्वरूप 3 महीने बाद ही कमला पेट से थी। इसी से वह चंदर की माँ को बहुत मानती थी। बातें करते करते दोनों बस स्टॉप पर पहुंच चुकी थी। बस स्टॉप खचाखच भरा था। सभी की नजरें उधर गड़ी थी जिधर से बस आने वाली थी। तभी कमला की निगाह बस पर पड़ी और वह उत्तेजित होकर बोली, जीजी बस आ गई। कमला और चंदर की माँ दोनों बस के अगले गेट की तरफ बढ़ गई। वो दोनों उसी गेट से चढ़ती थी। ड्राइवर उनको पहचानता था। कमला की हालत देखकर उसने उन्हें यह इजाजत दे दी थी। आज तो ऊपर चढ़ते ही सीट भी मिल गई। वो दोनों जिस बस्ती में रहती थीं, वे मजदूरों की बस्ती थी। देश के विभिन्न राज्यों से काम की तलाश में आए मजदूरों ने वहां पर बसेरा बना लिया था, क्योंकि आसपास बहुत छोटी बड़ी फैक्ट्रियां थी और कुछ अपना छोटा मोटा धंधा करते थे। यह बस्ती थोड़ा शहर से हटके थी, हरियाणा बॉर्डर पर, और साथ ही दिल्ली के बॉर्डर से लगी सरकारी अस्पताल थी। तभी कंडक्टर की आवाज से दोनों की तंद्रा भंग हुई। सरकारी अस्पताल वाली सवारी उतरो। और दोनों हड़बड़ाती हुई उतर गई। अस्पताल के अंदर घुसते ही कमला का जी घबराने लगा। एक तो कमला की तबीयत खराब, दूसरे फिनाइल की गंध। उसे लगा कि अभी उसका जी निकल के बाहर आ जाएगा। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा कि वह कहीं अंधेरों में डूबी जा रही है। विचित्र छायाएं आंखों के सामने तैरने लगी थी। होश आने पर वह डॉक्टर के कमरे में थी। उसे डॉक्टर की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है और हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है, दाखिल करना पड़ेगा। पर अभी तो बच्चा होने में समय है ना मैडम जी, जिज्जी घबरा कर बोल उठी। हाँ हाँ, अभी 20-25 दिन तो लगेंगे, परंतु अभी इन्हें 1 दिन के लिए तो दाखिल होना जरूरी है। कुछ इंजेक्शन देने होंगे और ड्रिप लगानी पड़ेगी। कमला और चंदर की माँ को दाखिल होने के सिवा कुछ समझ नहीं आया। दोनों बिना बोले एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। डॉक्टर ने चलने वाली कुर्सी बुलाकर उन्हें वार्ड तक पहुंचा दिया। कोई चारा नहीं था और ना ही बोलने की ताकत। नर्स उसको लिटाकर इंजेक्शन लगाने लगी। उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। उसने कस कर आंखें भींच ली। आंख खोली तो नर्स जा चुकी थी। मैं यहाँ ना रुकूंगी जिज्जी, उसने थोड़े भयभीत आवाज से बोला। चल पगली, ऐसे ना घबराया करें। देख कमला, तेरी छुट्टी तो अब कल ही होगी। मैंने तेरे आदमी को फोन कर दिया है। रात को तो वह आ ना सके, लेकिन सुबह तड़के होते ही वो आ जाएगा। जनाना वार्ड जो है। तुझे यहाँ करना क्या है? आराम से सोई पड़ी रही हो। थोड़ी देर बाद जिज्जी वहां से निकल गई। कमला लेटे लेटे वार्ड में नजर घुमाने लगी। वहां पर सभी ज्यादातर गर्भवती महिला ही थी। कुछ महिलाओं के साथ नवजात शिशु भी लेटे थे।
उसके सामने वाले बेड पर ही एक माँ अपने शिशु को दूध पिला रही थी। कमला के हृदय में गुदगुदी सी हो आई। कुछ दिनों बाद वह भी किसी एहसास को जी रही होगी। जब वह उसे पहली बार माँ बोलेगा तो उस एहसास के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वह कल्पनाओं की ऊंची उड़ान पर निकल गई, जिसमें केवल वह थी और उसका अपना बच्चा। सुबह नर्स ने उसको चेक किया और नाश्ते के बाद छुट्टी दे दी। आज खुश थी। आज उसे कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। बाहर आकर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कहीं भी रमेश नजर नहीं आ रहा था। उसके पति का यही नाम था। उसे याद आया कि रमेश ने अपना फोन नंबर उसे कागज पर लिख कर दिया था। सामने रिसेप्शन पर रखे फोन के पास पहुंचकर उसने वहां बैठे व्यक्ति को वह कागज निकालकर बढ़ा दिया और विनती भरी नजरों से उसे देखने लगी। मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाए। उस व्यक्ति ने भी बिना बोले कागज पकड़ा और फोन मिलाकर उसे दे दिया। हेलो, उधर से आवाज आई। कमला ने तुरंत रमेश की आवाज को पहचान लिया। जी, मैं बोल रही हूँ कमला। उसे लगा कि जैसे कोई गोला उसके गले में अटक गया है और उसने निकलने वाले शब्दों को जोर से जकड़ लिया हो। जब शब्द निकलने में कामयाब नहीं हुए तो आंसू बहने के लिए आतुर हो चले। उसे रमेश की आवाज किसी गहरे कुएं से आती नजर आई। देख कमला, धीरज धर के सुनियो। जय बीमारी के चलते प्रधानमंत्री ने पूरे देश में सब कुछ बंद कर दिया है। रात 12 बजे से मैंने आने की पूरी कोशिश करी पर पुलिस वाले डंडा लेकर घूम रहे हैं। देख, वहां से कोई बस आ रही होगी तो तू बॉर्डर तक आ जा बैठ के, मैं तुझे वहां से ले लूंगा। घबराइयो ना, सीधी बस है। कमला के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों के सामने फिर अंधेरा छाने लगा। वह कभी इस तरह अकेली जो निकली नहीं थी। पर क्या करती। धीरे धीरे चलते चलते अस्पताल के बाहर पहुंची तो देखकर हैरान हो गई। जो सड़क कल आदमियों से पटी पड़ी थी आज सुनसान थी। आज वहां कोई इक्का दुक्का गाड़ी, एक दो ऑटो रिक्शा या फिर पुलिस वाले ही नजर आ रहे थे। बस स्टॉप पर पहुंचकर बस का इंतजार करने लगी। मन में बादल सा घुमड़ने लगा था और न जाने कब वह बादल फटकर अकस्मात ही उसकी आंखों से बरसाती नाले की तरह आंसू बनकर बह निकला। डर का साया और घबराहट दोनों ही उसे दबोचने लगे थे। चीन के वुहान शहर से पनपी कोरोना बीमारी अब भारत में भी अपने पैर पसारने लगी थी। कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसका वायरस बहुत तेजी के साथ फैलकर लोगों को संक्रमित कर रहा था और तो और मृत्यु लोक भी पहुंचा रहा था। इस बीमारी के फैलने से यह तो साबित हो गया था कि अब यह संसार अत्यंत संकुचित हो गया है। कोरोना बीमारी के चलते देश में 24 मार्च को टीवी पर प्रधानमंत्री ने 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। सबको अपने घरों में रहना था। बॉर्डर सील थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश भी मना हो गया था। क्लियर गाइडेंस कुछ नहीं थी, बस सबको यह पता था कि कोई सड़कों पर नजर ना आए। नजर आते ही पुलिस का डंडा दिन में सबको तारे दिखा रहा था। पूरा देश असमंजस में था, कोरोना से या तालाबंदी से, पता नहीं। अचानक कमला को एक आवाज सुनाई दी। एक ऑटो वाला खड़ा था जो उससे कह रहा था, यहाँ आज कोई बस नहीं आएगी, अगर उसे कहीं आसपास जाना है तो वह उसे छोड़ देगा। उसने आसफुट स्वर में कहा, बॉर्डर पे छोड़ दो भैया। ऑटो वाले ने इशारे से बैठने के लिए कहा।
वह हड़बड़ी में उठी और धम से सीट पर बैठ गई। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मन में सोच रही थी कि वह जीजी के साथ कभी नहीं आएगी, रमेश के साथ ही आया करेगी। ऑटो की रफ्तार के साथ ही साथ उसके दिमाग में विचारों की रफ्तार भी तेज होती जा रही थी और इन विचारों के साथ ही भय के कीटाणु उसके शरीर पर रेंगने लगे थे, मानो उसको ग्रसने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहे हों। अचानक एक झटके ने उसके विचारों और ऑटो दोनों को ही डगमगा दिया। तो एक पुलिस वाला डंडा हाथ में लेकर खड़ा था और ऑटो पर हाथ आजमा रहा था, साथ ही भरपूर गालियां भी उछाल रहा था। ऑटो वाले ने हाथ के इशारे से कमला को दिखाते हुए ना जाने क्या कहा। उसे कुछ समझ नहीं आया, परंतु अनहोनी नियति का उसे आभास होने लगा था। उसके हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगी, सांस फूलने लगा और एक हिचकी के साथ वह वहीं लुढ़क गई। कमला की अध खुली आंखों के ऊपर पंखा चर चर की आवाज के साथ उसके विचारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु बाहर से आती आवाज ने यकायक सब तार जोड़ दिए। सलमा, मुझे नहीं पता ये कौन है, बॉर्डर पर कहीं रहती है, लॉकडाउन की वजह से सारे रास्ते बंद हैं, अब क्या करें। आवाज तो ऑटो वाले की थी, परंतु वह सलमा शब्द पर ही अटक गई। खोई हुई चेतना वापस आने लगी थी और साथ ही समझने की शक्ति भी। शरीर बिल्कुल बेजान था। हाय, क्या वह एक मुसलमान के घर में है? उसकी रूह कांप गई। उसे लगा वह किसी गहरी ऊंचाई से नीचे गिरी जा रही है और उसके चारों ओर गिद्ध मंडरा रहा है, जो कभी भी उस पर झपट्टा मारकर उसे निगल सकता था। वह बेजान लाश सी पड़ी थी, केवल दिमाग दौड़ रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं किस घड़ी में अस्पताल के लिए निकली? ऑटो वाला भी मुसलमान ही मिलना था, कोई हिंदू ही मिल जाता। उसके विचार पंखे की गति से ज्यादा छलांगे लगा रहे थे। मुसलमान तो बड़े वैसे होते हैं, और ना जाने क्या क्या उसके दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा था। यही सब बातें तो वह बचपन से अपने घर और पास पड़ोस में सुनते हुए बड़े हुई थी। रही सही कसर, रोज टीवी पर हिंदू मुस्लिम की डिबेट पूरी कर देती थी। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी तो हुए थे। वह संख्या शून्य हो चली थी। भगवान भी ना जाने उसकी कितनी परीक्षा लेंगे। मेरे बच्चे का अब क्या होगा? विचार आते ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। उसके मुंह से रुलाई फूट पड़ी। उसे लगा वह इसी क्षण यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। उसे नहीं रहना इन लोगों के घर में। वह पानी भी नहीं पिएगी। अकस्मात दर्द की एक तेज लहर उसके सारे विचारों को अपने साथ बहा कर ले गई। उसकी तेज चीख सुनकर सलमा और अजमल दोनों दौड़कर कमरे में आए। उसे सलमा की आवाज सुनाई दी। सुनो जी, खाला दाई को बुला लो, लग रहा है दर्द शुरू हो गए हैं। उसके साथ क्या होने वाला था वह सोचने की भी स्थिति में नहीं थी। रह रह कर दर्द उसे तड़पा रहा था। दर्द असहनीय हो गए थे, पर इस सब के बीच हिंदू मुसलमान जैसे कहीं खो गए। 3 घंटे बाद उस कमरे में बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सबके चेहरों पर खुशी की झलक साफ दिख रही थी और सुकून भी बगल में बैठकर मुस्कुरा रहा था। बिटिया हुई थी, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। ताई अपना काम निपटाकर जा चुकी थी। दोनों उसके पलंग के पास बैठे थे। आपके पास फोन हो तो एक बार आपके पति को इत्तला कर देते, वो नाहक परेशान हो रहे होंगे, अजमल बोला। कमला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। घबराहट में वो कागज तो कहीं गिर गया। इतनी बड़ी खुशी होने के बावजूद वह खुशी को गले नहीं लगा पा रही थी।
हालात उसे ना जाने क्या सबक देने पर तुले थे। नियति उसे ना जाने किस गुमनाम राह पर ले जा रही थी। उसके पास केवल उसका एकमात्र साथी बचा था और वह था आंसू। सारा दिन वह भूखी पड़ी बिलखती रही। नगमा के लाख मनोहार करने के बाद भी उसने एक निवाला मुंह में नहीं डाला था। रात को बच्चे की कसम देने पर खिचड़ी मुंह में डालते हुए उसे लग रहा था कि अभी उबकाई आ जाएगी। मुसलमानों के प्रति जो जड़ता दिमाग में थी वह उससे आजाद नहीं हो पा रही थी। 2 दिन बीत चुके थे। वह थोड़ी सहज हो चली थी। उसने आज पहली बार कमरे में नजर दौड़ाई। दीवार पर अजमल और नगमा की एक बच्चे के साथ फोटो थी। शायद उनका बेटा होगा। उसने अभी तक उसे देखा नहीं था। सलमा रोज ही बच्चे को नहला धुला कर कपड़े में लपेट देती थी और साथ ही कमला के सिर की मालिश भी करती थी। उसके खाने का भी पूरा ध्यान रखती थी। उसने दाईं ओर नजर दौड़ाई तो देखा उसके खाट के पास ही एक छोटी सी शिव की मूर्ति भी रखी थी, जिसे देखकर उसे हैरानी भी हुई और ढांढस भी बंधा। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। सलमा किसी को भी कमरे में नहीं आने देती थी ताकि कहीं कोई बीमारी अंदर ना घुस जाए, और वह खुद भी मुंह पर कपड़ा लपेटे रहती थी। आज चौथा दिन था। कमला को अब उस घर में बिल्कुल भी परायापन नहीं लग रहा था। थोड़ा संकोच तो अब भी बाकी था। इतने में अजमल की खुशी से भरी हुई आवाज सुनाई दी। सलमा, कमला के पति का फोन नंबर मिल गया। एक पुलिस वाले की मदद से आज मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां नंबर लिखा था। अजमल बेचारा रोज फोन नंबर के चक्कर में हॉस्पिटल जाने की कोशिश करता था और नाकाम वापस आ जाता था। एक दिन वो खूब पिटकर भी आया था। दोनों अंदर आए तो आज उनका 5 साल का पुत्र भी था। कमला के पास आकर वह ठिठक गया। बुआ, मैं इसको गोद में ले लूं? इस शब्द ने कमला के मन में रोमांच भर दिया। बच्चे की चंचल और चमकती आंखें उसे देख रही थी। जैसे ही कमला की आंखें उसकी आंखों से मिली तो उसे लगा वह स्वर्ग के सुख को यहीं भोग रही है। बुआ शब्द की मिठास उसके रग रग में दौड़ रही थी। उस बुआ शब्द ने भय के रहे सहे तारों को दूर फेंककर उसे आजाद कर दिया था। अगले पल ही उसने भरी आंखों के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसे उठाकर पलंग पर बिठाया और उसकी गोद में बिटिया को लिटा दिया और टुकुर टुकुर उस स्वर्गिक सुख का आनंद लेने लगी। इतने में अजमल ने रमेश को फोन लगा दिया था। उसे फोन पकड़ा। वह और सलमा दोनों बाहर आ गए, लेकिन एक अनजाने डर के कारण दरवाजे से चिपके खड़े थे। उधर से रमेश की आवाज सुनकर कमला दहाड़े मारकर रोने लगी। बहुत समय बाद किसी अपने की आवाज ने अंदर के सारे जमा अवसाद को उखड़ने का अवसर दे दिया था। जमकर बारिश होने के बाद जिस प्रकार स्वच्छ निर्मल आकाश को देखकर एक सुखद एहसास होता है, उसी प्रकार अब कमला भी संयत हो चुकी थी। आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और तुम्हारी बिटिया भी। कमला की मुस्कुराहट में सहजता थी। उधर से रमेश ने ना जाने क्या चिंता जताई। कमला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, नहीं जी, ये लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और फिर इधर उधर नजर दौड़ाकर धीरे से बोली, पता है, इन्होंने मेरे लिए शिवजी की मूर्ति भी रख दी है। सुनो जी, वो भी बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। जी, दुनिया वाले बहुत झूठ बोलते हैं उनके बारे में। मैं आराम से अपने भाई के घर में हूं।
बाहर खड़े अजमल और सलमा दोनों की आंखें छल छला आई थीं। आगे के उन्हें और कोई शब्द सुनाई नहीं दिए। उनके पास एक दूसरे से कहने के लिए शब्द नहीं थे। दोनों ने धीरे से एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। चारों आंखों से आंसू भी गाल पर लुढ़क आए थे। निशब्द दोनों एक दूसरे को पढ़ने में लगे थे। उस मौन और छल छला आए आंसू की भाषा शायद उनके हृदय के सिवा कोई और वहां पढ़ने वाला नहीं था। यही थी हमारी कहानी। जल्द ही मिलेंगे लेकर अगली कहानी।